हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो हमने 6 तक पूरे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स के देख लिए। 37 न्यूमेरिकल देखे हमने, ठीक है। और अब लेकर आए हैं ओलंपियाड के न्यूमेरिकल्स। तो मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं ओलंपियाड तक लेके जाऊंगा। तो हम पूरे ओलंपियाड्स के 15 अच्छे न्यूमेरिकल्स, बेस्ट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, यहाँ पर क्वेश्चन शो होगा और यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा उसको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स सॉल्व दी न्यूमेरिकल नंबर 1। मेरा आवाज थोड़ा सा शायद 2-3 दिनों से थोड़ा सा डाउन है, तो शायद आवाज अजीब या अलग लगेगा। मेरे एक्सेंट भी थोड़े से चेंज हुए होंगे बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इन्फेक्शन हो चुका है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि क्लियर आवाज रखूं ताकि एटलीस्ट समझ में आए आपको मैंने क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्प्ले हो गया होगा। अ मोटरसाइकिल एंड अ कार आर मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद द सेम वेलोसिटी। तो एक मोटर कार है हमारी, ठीक है, प्यारी सी मोटर कार, वेलोसिटी v। एक है हमारी मोटरसाइकिल, ठीक है, वो भी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, दोनों का वेलोसिटी v है। इफ दे आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डेशन, मतलब कि हमने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया, लेट्स से फोर्स F1 अप्लाई हुआ, F2 अप्लाई हुआ विद इक्वल रिटार्डेशन, मतलब A1 और A2 सेम है, मास सेम नहीं है ना। M1 और M2 है, मास सेम अलग अलग है, और वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से मूव हो रहा है। और जो एक्सीलरेशन है वो दोनों का क्या, A1 A2 है, बट इट इज गिवन रिटार्डेशन, दैट इज एक्सीलरेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन, है ना। नेगेटिव एक्सीलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इट इज सेम, इट इज गिवन, क्लियर, इट इज गिवन। फोर्स वोंट बी सेम। अगर आपको सेम एक्सीलरेशन से उसको रोकना है तो फोर्स ऑब्वियसली अलग होगा, बिकॉज फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको ये कांस्टेंट रखनी है तो मास ऑब्वियसली क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो फोर्स क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, ठीक है। विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डेशन, मोटरसाइकिल विल स्टॉप एट शॉर्टर डिस्टेंस। अरे, जब एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन होती क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल उसको रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है, जीरो। इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। इनिशियल दोनों की सेम, इनिशियल सेम, फाइनल जीरो, तो टाइम टी क्या होना चाहिए, टी भी सेम। अगर टाइम टी सेम है तो ऑब्वियसली जब भी ये रुकेगा उसने टाइम में ये रुकेगा, है ना। तो क्वेश्चन इज, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, कार विल स्टॉप एट शॉर्टर डिस्टेंस, वो भी रॉन्ग। बोथ विल स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस, एक्सीलेंट, यस, दोनों सेम डिस्टेंस पे रुकेंगे बिकॉज टाइम भी सेम लग रहा है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कवर्ड डिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों, क्योंकि उस बच्चों के माइंड में क्या आता है कि इसका मास ज्यादा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लग सकता था कब, अगर मैं दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करता, पर इस पे मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे सेम डिस्टेंस और सेम टाइम में रोकना है कंपेयर टू दी मोटर कार, दिस मोटर बाइक व्हाटसोएवर, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या आना चाहिए, सेम ही आएगा। चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपियाड्स की प्रैक्टिस चालू है बच्चों, तो आप भी पॉज करिए और प्लीज खुद से ट्राई करिए। देखिए, मैं अपनी प्रॉमिस रखता हूं, मैं ओलंपियाड तक लेके जा रहा हूं। पूरे डिटेल्ड में सीरीज बना रहे, पहले कॉन्सेप्ट, फिर एनसीईआरटी, फिर एग्जाम प्लस, फिर ओलंपियाड। तो आप भी इतनी मेहनत करिए, ठीक है, मजे करिए, मेहनत भी करिए। चलो लेट्स गो फॉर द सेकेंड न्यूमेरिकल। If a mass of 100 grams strike the wall with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड at an angle shown in the figure, आपने एक एंगल देखा होगा, ठीक है। देखो, ये सेंटर पार्ट, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये वेक्टर आता है इसमें, और आपने वेक्टर पढ़ी नहीं अभी तक। तो जितना समझ में आ रहा है इतना करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है एकदम न्यूमेरिकल तो छोड़ दो, जिसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा, और वेक्टर आपको आनी चाहिए अगर ओलंपियाड लेवल तक जाते हो। तो वरना वेक्टर तो आप ग्रेड, आई थिंक 11th में पढ़ोगे वेक्टर, ओके। स्पीड सेम है दोनों की, ठीक है। कॉन्टेक्ट टाइम इज ऑल्सो गिवन, व्हाट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, और डायरेक्शन भी। तो बेसिकली मास कितना है, 100 ग्राम, है ना। मास इज गिवन एज 100 ग्राम। व्हाट इज स्पीड, इनिशियल स्पीड, है ना, इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। देन कॉन्टेक्ट टाइम इज गिवन 2 into 10⁻³ सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड, और एंगल भी दिया, कितना दिया, ये भी 60 दिया है। बॉल ऐसे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट कैसे चले जाता है, और 60। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, और कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम क्या सेम है, अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो नेट फोर्स क्या आनी चाहिए, नेट फोर्स क्या आनी चाहिए,
जीरो, बट यहाँ पर जीरो नहीं होगी बिकॉज मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। नहीं सर, मास भी सेम, मास इज कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट। अरे बच्चों, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, और मोमेंटम सेम नहीं रहेगा बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे मोमेंटम क्या है हमारी? वेक्टर है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। तो मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन नहीं सेम है, तो मोमेंटम सेम नहीं होगी, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, कुछ होगा। तो व्हाट इज अ नेट फोर्स? अगर मास कांस्टेंट है तो कहना से नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास? मास इज कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, तो जो चेंज होगा वेलोसिटी में वो होगी एक्सेलरेशन। बट सर देखो ना, वेलोसिटी तो सेम है, यहाँ पर भी 5 मीटर, यहाँ पर भी, अरे डायरेक्शन अलग अलग है, तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे बहुत फर्क पड़ेगा। देखो कैसे, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। देखो इसको रिजोल्व मतलब कि ये कंपोनेंट को रिजोल्व करना पड़ेगा, एक ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में। मतलब अगर आप देखोगे, ये वेक्टर एक्चुअली ऐसे जा रहा है, राइट? तो इसका असर ऊपर भी हो रहा है, इसका असर ऐसे भी हो रहा है, इसको बोलते हैं वेक्टर रिजोल्विंग, परपेंडिकुलर वेक्टर रिजोल्विंग होता है। और जिस एंगल से रिजोल्व कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं वी कॉस 60, इसको हम बोलते हैं वी साइन 60। शायद कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर नहीं आ रहा मैं सच्ची बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि इसमें प्योर कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, मैं वेक्टर जीरो से नहीं कर सकता। पर अगर देखो समझना तो ये समझो, ये वेक्टर v, एक कंपोनेंट इसका ये, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा v cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा v, जहां पर एंगल बनता है वो कॉस बन जाता है वो कंपोनेंट। इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर मैं फोर्स, यहाँ पर तो वेलोसिटी है, लेट्स से यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई ऐसे कर रहा हूँ, तो एक्चुअली फोर्स यहाँ पर भी ऊपर अप्लाई हो रहा है और एक यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, और दोनों का रिजल्टेंट जो हो रहा है वो बीच में हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं रिजोल्व करता हूँ, ठीक है। ये 60 ऐसा है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा v तो सेम है दोनों का, v cos 60, और ये क्या बन जाएगा v sin 60। क्लियर? अब मुझे बताओ, ये v sin 60 और ये, इसका डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल ही कर देंगे। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, करेक्ट। तो अभी जो हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है वो खाली किस डायरेक्शन में है? y कंपोनेंट में। कितनी है देखो, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? v cos 60 और ये v cos 60, दैट इज नथिंग बट 2v cos 60 हो गई इन y कंपोनेंट, है ना। 2v cos 60 हो गई y कंपोनेंट में। क्लियर है? अरे देखो ना, एक वेलोसिटी इधर जा रही थी, एक वेलोसिटी इधर, इसके दो कंपोनेंट ऐसे जाएंगे, इसके एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट उधर चले गए, तो ये कंपोनेंट ऐड हो गया तो vy में ही हो गया। व्हाट इज vx? vx में क्या हो गया? जीरो हो गया। vx क्यों जीरो हो गया? एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर बातें? चलो बढ़िया। मैं ये रेस कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, ओके। तो एक्सेलरेशन जो बचेगी मेरी, एक्सेलरेशन वो क्या होगी? बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी? ओके, ये वी एक्स वाई कंपोनेंट हो गया। एक्सेलरेशन क्या होगी? इन एक्स डायरेक्शन। इनिशियल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में क्या होगा मतलब ये वाली एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियल माइनस वेलोसिटी फाइनल अपॉन टाइम टी, यही तो होगा। फाइनल माइनस, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टी। व्हाट इज फाइनल? फाइनल क्या होगी हमारी? वी एक्स। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया। जी 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 जी, तो मैंने कंबाइन कर दिया। अरे इन्हें अलग अलग रखना है ना सबको। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, ये मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है। इनिशियल, सॉरी, और फाइनल, क्योंकि दो अलग अलग है ना, एक इनिशियल आ रहा है एक फाइनल। एक इनिशियल आ रहा है तो उसकी इनिशियल, दैट इज यू एक्स कितनी होगी? यू एक्स मतलब कि एक्स डायरेक्शन में, दैट इज दिस, दैट इज वी साइन 60, और यू वाई दैट इज हियर, इट इज गोइंग हियर, तो ये क्या हो जाएगा? वी cos 60। और अगर आप इसको ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव ले रहे हो, उसके ऑपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव ले लो, ठीक है। फाइनल में देखते हैं, दैट इज वी एक्स। मेरे से गलती हो गई, सो प्लीज आई एम सॉरी, जो मैंने कंबाइन कर दिया, मेरे मन में दोनों कंबाइंड हो गया, डोंट नो व्हाई। अब क्लियर हो गया, वी एक्स फाइनल। एक्स डायरेक्शन में फाइनल मतलब ये, अरे ये इनिशियल हो गई ना,
कंफ्यूज मत होना बच्चों, इनिशियल ये और ये क्या हो गया फाइनल। ठीक है, फाइनल में क्या होगा, वी एक्स ये वाला है, दैट इज अगेन वी कॉस 60, ऊपर ही जा रहा है पॉजिटिव, सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे, सो सॉरी सो सॉरी। एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाली, ये है ना, तो ये फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, दैट इज नेगेटिव, माइनस वी साइन 60, और वी वाई दैट इज इन एक्स डायरेक्शन फाइनल, मतलब ये फाइनल है और इसका एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन क्या हो रहा है, वी कॉस 60। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ फॉर एवरीबडी, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था इसको लेके, पर ठीक है। ये इनिशियल है, ये इनिशियल और ये फाइनल। ठीक है, इनिशियल का एक्स कंपोनेंट यहां जा रहा है पॉजिटिव वी साइन 60, इनिशियल का वाई कंपोनेंट ऊपर जा रहा है वी कॉस 60, फाइनल यहां है उसका एक्स कंपोनेंट यहां जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस वी साइन 60, और एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है दैट इज वाई कंपोनेंट वी कॉस 60। क्लियर, चलो ठीक है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन मतलब कि वी एक्स, सॉरी हमने लिख लिया ऑलरेडी, ओके, व्हाट इज वी एक्स, माइनस वी साइन 60 यू एक्स माइनस वी साइन 60 अपॉन टाइम टी इज गिवन टी। ओके, माइनस माइनस मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा और बाहर माइनस निकल, मतलब माइनस 2v साइन 60 अपॉन टी, माइनस 2, व्हाट इज v इज गिवन, v मतलब u, यही v है हमारा, जो इनिशियल फाइनल दोनों सेम है। फाई कितना है, मैग्नीट्यूड इज फाई, साइन 60 क्या होता है √3/2, टाइम कितना है 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा -5/2 √3 × 10⁻³ मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन हो गया, जो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो हमारा ये हो गया। अब वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन टाइम टी। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, v cos 60 माइनस इनिशियल v cos 60 अपॉन टी, ये क्या हो गया 0। देयर इज नो एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, जो भी एक्सीलरेशन यही डायरेक्शन में, तो जो फोर्स लगेगी वो यही डायरेक्शन में लगेगी, देयर इज नो फोर्स इन दी वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया, कॉपी कर लो कॉपी कर लो, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो ओके, तो व्हाट इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इसका मतलब क्या, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा 0, देयर इज ओनली फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, जो नेट फोर्स है वो हमारा कौन सी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। व्हाट इज मास गिवन, कितना था मास, हाउ मच मास 100 ग्राम, ठीक है, दैट इज 0.1 kg। ओके, व्हाट इज एक्सीलरेशन -5/2 √3 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये क्या हो गया 5 2.5 हो गया। ठीक है, तो 0.1 यहाँ गया तो डेट इज 2.5 माइनस का माइनस √3 और 10² हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 0.1 ये वाला चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 250 √3 और माइनस आएगा न्यूटन। माइनस का मतलब ये होता है पॉजिटिव राइट था, माइनस कहाँ पर लेफ्ट है, तो ये क्या होगा 250 √3 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन, और यही आंसर है हमारा, और यही प्यारा आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल, समझ में आ गया, इनिशियल क्या फाइनल क्या वेलोसिटी कंपोनेंट्स पूरा रिजॉल्व करते हैं मैंने। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, अगर बीच में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, थोड़ा एब्सेंट माइंड, देखो यहाँ से मेरे से भी सीखना है, एब्सेंट माइंड जैसे ही हो गए, कितनी बार भी ये क्वेश्चन किया, एब्सेंट माइंड हो गए, कहीं और थॉट में चले गए तो भूल जाओगे, मिस्टेक्स होगी, तो यहाँ से मेरी मेरी गलती से आप भी सीख लो। ठीक है, मैंने जानबूझ के बिल्कुल नहीं किया, मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं सच में कहीं हो गया था कोई थॉट में कि यार ये न्यूमेरिकल के बाद ये और कुछ भी रैंडम चीजें चलने लगी और मैं ट्रैक छोड़ दिया, और मेरे माइंड में लगा अरे ये तो बहुत बार किया तो हो ही जाएगा। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना, गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, गलती हुई हो, और उसको रिपीट ना करो, इसलिए अच्छे से वापस कर लो सॉल्व। ठीक है, चलो, वो कहते हैं ना गलती होने के बाद खाली आप 3 चीजें कर सकते हो, पहली वो गलती को मानना, दूसरा वो गलती से सीखना, और तीसरा वो गलती वापस ना करना। ना कोई अच्छा मूवी का डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, तो प्लीज आप भी सीख लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। मैं बोला अगर नहीं समझ में आया वेक्टर एडिशन छोड़ दो, क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ी नहीं तो छोड़ दो। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो ओलंपियाड्स का बहुत हाई लेवल पे जाना चाहते हैं या IIT JEE का फाउंडेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ी होगी वेक्टर। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
ये वंडरफुल है, देखना। इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg/second। मतलब ये क्या दिया है, मास पर टाइम, दैट इज कॉल्ड मास डॉट। इसको हम बोलते हैं मास फ्लो रेट, इसको मास फ्लो रेट भी बोलते हैं। फ्लो रेट का मतलब कितना मास कितने टाइम में बर्न हो रहा है या फ्लो हो रहा है या कितना खत्म हो रहा है। इट इज गिवन हाउ मच, 1 kg/second। सर अगर मैं पहली बार न्यूमेरिकल सॉल्व करूं तो कैसे पता चलेगा? देखो, kg/second मतलब मास पर टाइम, मास पर यूनिट टाइम, उसको एम डॉट भी करते हैं। जहां पर भी डॉट लिखा उसका मतलब वो पर केजी है, पर सेकेंड में, पर टाइम में, ठीक है। दिस फ्यूल इज इंजेक्टेड फ्रॉम अ रॉकेट विद अ वेलोसिटी ऑफ, और वेलोसिटी कितनी है, जो वेलोसिटी से वो निकल रहा है, 60 किलोमीटर पर सेकेंड। पर मुझे मीटर में चाहिए, तो 60 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। Find the force exerted the rocket, exert a force on the rocket equals to, मतलब फोर्स कितना लगेगा रॉकेट पे, रॉकेट कितना फोर्स लगाएगा, व्हाट्स एवर एक्शन रिएक्शन जो भी है, ठीक है। तो मुझे पता है जहां पर भी एक्सीलरेशन आती है तो नेट फोर्स क्या होता है, अगर मास कांस्टेंट है तो। पर यहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं है, एम ए नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज मास इज नॉट कांस्टेंट। यहां पर जब मास कांस्टेंट नहीं होता है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? ओनली द प्योर कॉन्सेप्ट इज मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मुझे बताओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन नहीं लेते, बट यहाँ पर मास कांस्टेंट है ही नहीं, तो क्या मास अपॉन टाइम ले ले एक साथ? मास अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज मास अपॉन टाइम? मास फ्लो रेट। और व्हाट इज गिवन मास फ्लो रेट? 1। व्हाट इज वेलोसिटी गिवन? 60 इंटू 10⁻³ तो आंसर इज 60 kN, या तो 60,000 N। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक और फॉर्मूला है फोर्स की, नेट फोर्स की फॉर्मूला क्या है? मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। ये भी एक फॉर्मूला। कहां से आई? न्यूटन के सेकंड लॉ से ही आई, मोमेंटम वाला ही चीज से आई। तो अगर ये दिया है तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर ले। अगर कुछ स्मार्ट बच्चा होगा ना, उसको पता है मास फ्लो रेट का वेलोसिटी इज kg/second। व्हाट इज वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज kg/m²? न्यूटन, मतलब वो फोर्स ही देगी। तो कभी कभी हम यूनिट से भी कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है, हर बार रट्टा मार के नहीं करना। अगर वो ट्विस्ट कर देगा तो आप गलती कर दोगे। चलो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। हाउ वाज द क्वेश्चन? गुड। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्या बात करते हो बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में डायग्राम दिया है किसका? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना। कुछ ऐसा ग्राफ दिया आपको, आप ग्राफ देख ही पा रहे हो, तो I'm not drawing the graph, you can see the graph in the image, right? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का दिया है, तो व्हाट इज स्लोप? कभी भी ग्राफ हो ना, हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप क्या होता है? y अपॉन एक्स। व्हाट इज y क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्स इज टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, ठीक है। चलो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। फोर्स मतलब कि नेट फोर्स जीरो कब होता है? दो ही कंडीशन में पॉसिबल है नेट फोर्स जीरो, या तो वेलोसिटी जीरो हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब मुझे बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट कहां पर है? वेलोसिटी कांस्टेंट जहां पर होगी तो स्लोप इज वेलोसिटी। तो स्लोप जहां पर भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल, तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट या जीरो है। बताओ इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कब है? A to B is a straight line. B to C is a curve. C to D again is a straight. आप देख पा रहे हो ना, A to B then C to D. तो A to B and answer is C to D. इन दोनों पर्टिकुलर पोजीशन में या इन दोनों एरिया लाइन में A to B और C to D में आपका जो नेट फोर्स है वो जीरो है, ठीक है। चलो, आई होप द क्वेश्चन इज अंडरस्टूड बाय यू एंड द सॉल्यूशन स्पेशली। डन 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 डन, प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अ ब्लॉक ऑफ मेटल, क्वेश्चन आ गया होगा, पॉज करो, खुद से भी ट्राई करो यार। अ ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless plane। कितना? अ ब्लॉक ऑफ मेटल, मास कितना है बोला? वेट है बट है मास, क्योंकि आपको यूनिट देखना है। 2 kg इज रेस्टिंग, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब फ्रिक्शनलेस प्लेन, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 0 न्यूटन। इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 1 kg/मीटर सेकेंड। मतलब कि एक जेट है 1 kg/सेकेंड से वो स्प्रे कर रहा है, एंड द स्पीड ऑफ द जेट इज 5
मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जेट कर रहा है, ठीक है, ये जेट कर रहा है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेट फोर्स बाई जेट ऑन द ब्लॉक और एनी ऑब्जेक्ट, तो कितना होगा, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, यही होता है ना, एम डॉट वी हमने पढ़ा है अभी, 1 और 5, दैट इज 5 न्यूटन ही लगेगा. ओके, द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज डैश. तो हमें पता है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे, क्योंकि ये पानी जो है अल्टीमेटली फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, वो ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है. ठीक है, अरे ऐसा कुछ होगा, यहाँ वाटर जेट, यहाँ से पानी निकल रहा है और ये ब्लॉक रखा है, ठीक है, तो ये ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, 5 न्यूटन लगेगा. तो वी नो दैट व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, 5 न्यूटन. ठीक है, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 5 न्यूटन. व्हाट इज नेट फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, बिकॉज मास इज कांस्टेंट, that is 5 Newton. So what is mass of the block given? 2. What is acceleration? Final velocity minus initial velocity upon time. कितना टाइम पूछ रहा है, the initial acceleration of the block is given, और डायरेक्टली एक्सीलरेशन ही पूछ रहा है, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, सॉरी, तो एक्सीलरेशन ही पूछ रहा है, that will be equals to 5. तो A will be 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर वो वेलोसिटी भी पूछता, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन द टाइम, इफ दिस मच ऑफ टाइम इज applied on the block is, or this much time, for this much time water is applied on the block, तो अगर टाइम दिया हो तो फाइनल वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ से. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. की कॉन्सेप्ट क्या थी यहाँ पर, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट, सॉरी गिर गया पेन. ओके, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज दिस, ये वाला फॉर्मूला. डन 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 डन, चलो गुड, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. कैन इरेज इरेज इरेज, चलो ठीक है. Okay, let's go for the question number 6. What is question number 6 मेरे प्यारे बच्चों, हैमर वेइंग 2.5 kg. तो एक हैमर है, उसका वेट है कितना, 2.5 kg, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हैमर कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड. स्ट्राइक्स द हेड ऑफ द नेल ड्राइविंग इट टू 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ऐसा कुछ होगा, ये ब्लॉक होगा, है ना, ये नील होगी कोई पतली सी, और ये हैमर आ रहा है बड़ा सा, है ना, ये हैमर आ रहा है, उस पर ठोक रहा है और ये अंदर चली गई, कितनी अंदर गई, तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन हाउ मच, 10 सेंटीमीटर. ओहो, ठीक है. द एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट एंड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द वॉल विल बी रिस्पेक्टिवली. ओके, तो यहाँ पर एक इम्पल्स भी क्या होता है वो भी देखना है. तो मुझे बताओ एक्सीलरेशन क्या होगी, जैसे ही हैमर यहाँ टच करेगी, ओके, कितनी वेलोसिटी से टच करेगी, 1 मीटर पर सेकेंड से, और जैसे ही वो अंदर चली गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अरे 1 मीटर पर सेकेंड से हैमर टच कर रही है, फाइनल 0 ही होगी ना, क्योंकि जब वो रुक जाएगी तब नेल नेल कितनी वेलोसिटी से गई, 1 से गई, और फाइनल कितनी हो गई, क्योंकि जितनी वेलोसिटी हैमर की होगी उतनी ही वेलोसिटी ये नेल की होगी इनिशियली, फिर धीरे 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 रिड्यूस होकर 0 हो जाएगी, जब तक अंदर चली गई 0 हो गई. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, क्या दिया है, एक्सीलरेशन एंड द इम्पल्स. ठीक है, एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करूं मैं, मान लेता हूं पहले तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी. ओके, क्योंकि एक्सीलरेशन कैलकुलेट ही करनी तो कांस्टेंट होगी, एक ही वैल्यू होगी उसकी. चलो, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो कोई ऐसी फॉर्मूला है मेरे पास, तो ऑब्वियसली है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, where a is कांस्टेंट. तो वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, 0 स्क्वायर, इनिशियल क्या होगी, 1 स्क्वायर, 2as 10/100 मीटर में फाइंड करना है ना. तो -1 इज इक्वल्स टू 2 5 हो जाएगा, तो दैट इज बी a/5. व्हाट इज एक्सीलरेशन, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस क्यों, बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी इज गेटिंग डिक्रीज. -5 वाला ऑप्शन है कोई, अच्छा पहला ही ऑप्शन है -5, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है, बट हमें तो इम्पल्स भी फाइंड करना है. तो व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स का मतलब ये होता है बेटा, इम्पल्स एक फोर्स ही होता है, बेसिकली इम्पल्स फोर्स बोलते हैं, मतलब कि वो पर्टिकुलर फोर्स कितने टाइम तक वो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसको बोलते हैं इम्पल्स. तो बेसिकली इम्पल्स क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम. ओके, हमें टाइम तो पता नहीं, टाइम कैसे कैलकुलेट करें, एक्सीलरेशन तो मिल गई, तो चलो कैसे कैलकुलेट करें टाइम, v इज u प्लस at करें. व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी 0, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 1, व्हाट इज a, -5, t इज t, तो t क्या हो जाएगी, 1/5 सेकेंड. इस टाइम तक फोर्स लगी, कितनी फोर्स लगी,
अच्छा वो भी नहीं पता हमें तो। चलो तो फोर्स भी कैलकुलेट करो। नेट फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास कांस्टेंट है तो यहाँ पर मास कांस्टेंट ही है, तो व्हाट इज मास? हैमर कितना? 2.5। व्हाट इज एक्सेलरेशन? -5। ठीक है, 2.5 फाइव टू टेन, आई थिंक इट्स 12.5। ठीक है, 12.5 न्यूटन। ये आपकी फोर्स लगी, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होगी? -12.5 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, तो अगेन द आंसर इज -2.5 न्यूटन। ये हमारी, सॉरी, न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स क्या होती है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड। तो आंसर इज -2.5। कोई है ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है? तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 5 और -2। यहाँ पर इम्पल्स का पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पल्स में पॉजिटिव लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इम्पल्स शो करता है कितना फोर्स इंपैक्ट किया। दैट्स इट। आई थिंक कितना फोर्स कितने टाइम के लिए इंपैक्ट किया। दैट्स इट। ओके प्यारे बच्चों, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओलंपियाड्स है भाई, ओलंपियाड्स भी कर रहे हैं हम। ओलंपियाड्स इसलिए करो ना कि जस्ट एग्जाम क्रैक करने के लिए, बस दिमाग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डर को निकालने के लिए कि ये क्वेश्चन भी निकल जाएंगे हमसे। ठीक है, चलो। कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंस hooked as shown in the figure. We pull them in opposite direction. If the reading shown by A is 1.5 Newton, the reading shown by B will be। अरे हमने क्या किया देखो, आपको फिगर में डायग्राम दिख ही रहा होगा, पर यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये ए हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक हुक होगा और बी हो गया। ठीक है, कितना रीडिंग दिखा रहा है? 1.5। तो ए में दिखा रहा है रीडिंग, राइट? तो रीडिंग इन बी विल बी। ठीक है, बी को मैं यहाँ से पुल कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक्शन की बी पे। ठीक है, ये बी पे मैंने एक्शन की। किस पे एक्शन की? ये स्प्रिंग पे एक्शन की। और यहाँ पर ये बॉडी यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसकी रिएक्शन कहाँ पर आएगी? ऑब्वियसली ए पर आएगी, है ना? टू ऑब्जेक्ट सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर ये रिएक्शन फोर्स, ये रीडिंग दिखा रही है 1.5 दिखा रही है ना, हाँ 1.5 न्यूटन, तो इसकी एक्शन रीडिंग क्या होगी? 1.5 न्यूटन। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, पर यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, आंसर विल बी 1.5। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ। प्यारे प्यारे बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, मजा आ रहा है, स्पीड से थोड़ा जा रहा है, बट यार यही तो ओलंपियाड, फटाफट धीरे धीरे करके 15 क्वेश्चन खत्म। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन अ बॉडी इज इक्वल टू द ट्रू वेट ऑफ द बॉडी। अरे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब क्या होती है? अरे लेट्स से ये अर्थ है, आपकी ये बॉडी है, इसमें फोर्स कितना लगेगा? अर्थ कितना फोर्स लगाएगा? मास इनटू ग्रेविटी, यही तो होती है, दैट इज वेट। दैट इज वेट, यही तो, इसको तो हम वेट वेट बोलते हैं। अगर सेम अगर अर्थ होगा तो ये अर्थ की ग्रेविटी बन जाएगी, अगर ये मून पे जाओगे तो मून की ग्रेविटी बन जाएगी। तो जो भी वेट लगता है वो प्लैनेट लगाता है, और प्लैनेट क्या लगाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही लगाता है। ठीक है, तो यस, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। Second, a person standing in an elevator moving downward with constant acceleration find is weightless than actual। ओ ये डीप क्वेश्चन है, इसको हमें समझना है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट टू को देखते हैं, चलो ध्यान से देखते हैं। स्टेटमेंट टू को देखते हैं। लेट्स से ये हमारी लिफ्ट है, कहाँ लिफ्ट जा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स से लिफ्ट जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, और ये हमारा प्यारा सा बंटी खड़ा है ऐसे लिफ्ट में, है ना? इसके नीचे हमने क्या रख दी? वेइंग स्केल रख दी। क्या रख दी? वेइंग स्केल। वेइंग स्केल, ठीक है। मानो पहले लिफ्ट स्टेशनरी पोजीशन पे, देयर इज नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जितना वेट होगा बंटी का वो यहाँ पर लगेगा, किस पे? किस पे लगेगा? लिफ्ट की इस पे, दैट इज दी वेइंग स्केल पे। और वही नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, पर ठीक है हम खाली वेइंग स्केल देखते हैं, तो ये mg लगेगा, बेसिकली n लगेगा। कितना लगेगा? n लगेगा नॉर्मल फोर्स, पर ठीक है हम mg मान लेते हैं, जितना लग रहा है। तो ये एक्चुअल वेट हो गया। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो mg ही होगा, बट लेट्स से नाउ द लिफ्ट इज नॉट स्टेशनरी। अब क्या हो रहा है? लिफ्ट भी मूव कर रही है नीचे। ठीक है, लिफ्ट भी नीचे मूव कर रही है। पहले ग्रेविटी तो थी यार, ऑब्वियसली ग्रेविटी तो है ही है, बट अब लिफ्ट का भी एक एक्सीलरेशन है। ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रही है, पर अभी लिफ्ट की भी एक स्पीड या पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं न्यूटन का थर्ड लॉ, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो फ्रेम है वो क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है।
अभी आपकी फ्रेम एक्सेलरेट कर रही है। तो अगर आपको न्यूटन का लॉ फिर भी लगाना है, अगर आपको समझ के mg जो लगा रहे हो नीचे और जो आप वेट बैलेंसिंग कर रहे हो बेसिकली न्यूटन का लॉ लगा रहे हो, अगर एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है और फिर भी आपको न्यूटन का लॉ लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। इसको नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते, तो सेम ऊपर एक फोर्स लगा दो, किसका मास, मास ऑफ बंटी इनटू एक्सेलरेशन किसका, जो लिफ्ट का है वो एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि अब हम यहां से देख रहे हैं ऑब्जर्वर कहां पर है, फ्रेम में है। ये जो भी ऑब्जर्वर का फ्रेम होगा एक्सेलरेशन, मतलब मैं अगर यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, और मैं बंटी को देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि लिफ्ट नीचे जा रही है और इस एक्सेलरेशन से मैं उसको देख रहा हूँ, क्योंकि नाउ आई एम नॉट इन द इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि मेरी जो एक्सेलरेशन वो भी क्या होगी, लिफ्ट के बराबर होगी। और मैं अब बंटी का देख रहा हूँ मास कितना है या वेट कितना है, तो मैं देख सही से नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन मोड में हूँ ना, मैं स्टेशनरी मोड में नहीं हूँ। तो मैं जितने भी मेरा जितना भी एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगा दूंगा, एम बी, दैट इज मास ऑफ बंटी इनटू लिफ्ट, या तो जो लिफ्ट से मैं जा रहा हूँ या तो मेरी एक्सेलरेशन जो है, ये फोर्स ऊपर लगेगी। अब मुझे बताओ वेट कहाँ लग रही है, वेट इज एक्चुअली एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और जो फोर्स लगे इसको हम एक्चुअली सूडो फोर्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मोशन, जो ऑब्जर्वर है जहां, और या तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देख रहे हैं। तो अब देखो वेट नीचे एम लग रही है और एक ऊपर सूडो फोर्स लग रही है, तो अब जो फोर्स लगेगी हमारी वेइंग स्केल पे वो एम जी माइनस एम बी इंटू ए लिफ्ट लगेगी, मतलब कि कम हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप लिफ्ट में जाते हो और नीचे जाओगे, अगर ये समझ में नहीं भी आया, चलो ये कॉन्सेप्ट 11वीं में समझोगे, ग्रेड 11 में, डीटी में धीरे धीरे, तो ये ऐसा समझ लो, फिजिकल फील लेके समझो। लिफ्ट से नीचे जा रहे हो ना तो आपको हल्का लगेगा, हल्का, और जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी ना थोड़ा सिर भारी लगेगा। तो बेसिकली होता क्यों है, इसकी वजह से। तो याद रखना जब भी आप लिफ्ट से नीचे जा रहे हो या तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में आप जा रहे हो विथ योर ओन एक्सिलरेशन, ग्रेविटी तो है ही है, विथ योर ओन एक्सिलरेशन, तो आप हल्का महसूस करते हो। ग्रेविटी नीचे और आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सिलरेशन में जा रहे हो तो आप थोड़ा हैवी महसूस करोगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। चलो, तो बी इज करेक्ट, moving with the downward constant like we find is weight less actual. Yes, it is correct. Yes, it is correct, प्यारे बच्चों। Okay, let's go for the question number 9. What is question number 9? देखो, which of the following graph shows the graph between velocity and mass when linear momentum is constant? वेलोसिटी और मास का ग्राफ ड्रॉ करना है, कौन सा सही है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये वेलोसिटी और मास, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी और मास, और हमें कौन सा, मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है, मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो कहना इससे कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसा ही हुआ ना, मास इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यही हुआ ना, मास इनटू वेलोसिटी बिकॉज़ मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो कहना इससे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो ग्राफ कैसा होता है हमारा, ऐसा। हाँ, स्लोप क्या होगा ग्राफ का, उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज स्लोप की मतलब नहीं, मुझे तो ये रिलेशन फाइंड करना था, इन दोनों का रिलेशन फाइंड करूंगा तभी तो मुझे ग्राफ पता चलेगा कैसे जा रहा है। तो बेसिकली देखो, जीरो वेलोसिटी पे, अगर वेलोसिटी जीरो है, सॉरी मास जीरो है, तो वेलोसिटी क्या होगी, बहुत बड़ी। और मास जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो मास जैसे बढ़ रही है वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है ना। अब खुद फील करके देखो, मोमेंटम की वैल्यू 10 है, फिक्स कर दी, अगर मैं वेलोसिटी में उसमें कम कर रहा हूं तो मास क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अगर मास को मैं कम कर रहा हूं तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तभी तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी और मास का ग्राफ रिलेशन क्या है, इनवर्सली रिलेशन है, ऐसा होगा रिलेशन, और इस रिलेशन का ग्राफ ऐसा ही बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, डन 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 डन। फील करो, थोड़ा फील को करो, फील करोगे तभी तो आंसर सही आएगा। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Okay. In the first second of flight, a rocket ejects 140 of its mass. Let's say the total mass. अगर टोटल मास है हमारे पास कैपिटल एम, तो एक सेकंड में कितना मास वो रिड्यूस कर लेता है, एम बाई 40 कर लेता है ना, यही तो बोलता है 140 ऑफ इट्स मास निकाल देता है। और वेलोसिटी क्या है हमारी, 1200 मीटर पर सेकेंड। द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट इज, वो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट। बेसिकली वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट, मतलब ये क्या है हमारा, m/40, दैट इज मास पर टाइम, है ना, यही दिया है। अगर एक सेकंड में m/40 कर रहा है तो टोटल कितने टाइम में पूरा मास निकाल देगा। अरे एक सेकंड में
अगर m by 40 मास रिड्यूस कर रहा है तो इन हाउ मेनी सेकेंड्स वो टोटल m मास निकाल देगा, तो आंसर विल बी 40 सेकेंड्स, है ना। 40 सेकेंड में पूरा का पूरा मास निकाल देगा। चलो, एफ नेट क्या होगा, नेट फोर्स कितना लगेगा रॉकेट पे, मास इनटू एक्सीलरेशन। लगा सकते हो मास इनटू एक्सीलरेशन, लगा सकते हो मास इनटू एक्सीलरेशन। और दूसरा क्या होगा फॉर्मूला, एम डॉट वी, यही भी होगा। व्हाट इज मास, जैसे दिस इज टोटल मास, एक्सीलरेशन इसे, अरे एक सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सेकंड में कितना टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन, व्हाट इज एम डॉट, कितना है एम डॉट हमारा, एम बाई 40 इंटू वेलोसिटी हाउ मच 1200, ये मास मास कैंसिल, 004 3 is 12, so acceleration is 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों में मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर लिया। बेसिकली ये कंपेयर नहीं हो सकता, यहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, सर मास कांस्टेंट नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने क्या आइडिया लगाया कि मुझे एक सेकंड का एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक सेकंड से पहले जो एक्सीलरेशन होगा उसका जो मास होगा, मास 1/40 हो रहा है, मैंने टोटल मास ले लिया यहाँ पर, टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन, खत्म हो गई बात। ठीक है, चलो। अरे कोई दूसरी बात है ही नहीं, मेरे पास दूसरा कोई चारा है ही नहीं। मुझे पता है ये मास रिड्यूस हो रहा है, हाँ मुझे पता है ये मास इज रिड्यूसिंग, दिस मास इज रिड्यूसिंग, पर मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं लेना ही नहीं। कुछ क्या लूंगा और, व्हाट शुड आई टेक, आई कांट टेक एनीथिंग, तो मुझे लेना ही पड़ेगा। और एक ही सेकंड की बात थी तो मैंने ले ली। चलो, डन 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 डन। हाँ मुझे पता है शरीर सेकंड में कितना कुछ हो सकता है, बट अभी ठीक है, अभी कुछ दिया नहीं तो मैंने रफली आंसर कर लिया। चलो, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन 11 तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा विदाउट राइटिंग, तो यू कैन यूज द कंप्लीट बोर्ड फॉर द क्वेश्चन 11। यहाँ से भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई वोंट बी यूजिंग द बोर्ड। ओके, मैच द फॉलोइंग है, फ्लाइट ऑफ रॉकेट, फंक्शन ऑफ मड, किसको मैच कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं डी से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मैंने जैसे एबीसीडी रीड किया, मल्टीपल आंसर भी सेट हो सकता है। डस्ट पार्टिकल फॉल व्हेन अ ड्यूरे इज बीटन विद अ स्टिक, है ना। जब डस्ट, एक कारपेट लेते हैं, उसको जोर से पटकते हैं या तो उसको मारते हैं स्टिक से, डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। किसके इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे, तो उसको चाहता है कि वो रेस्ट पे ही रहे, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो मुझे पता है कि डी के लिए तो सेकंड ऑप्शन ही है। अगर आप ए ऑप्शन देखोगे तो डी फोर्थ है, दैट इज नॉट करेक्ट। बी के लिए डी फोर्थ है, वो भी करेक्ट नहीं है। सी के लिए डी सेकंड है, दैट हैज टू बी करेक्ट। और डी के लिए तो है ही नहीं सेकंड, तो डी भी नहीं, फोर्थ वाला भी नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी भी नहीं है, कैपिटल डी। तो बेसिकली द आंसर हैज टू बी कैपिटल सी। तो चलो उसमें ए देखते हैं। ए इज फ्लाइट ऑफ रॉकेट, उसमें क्या था 3 एंड 4। फ्लाइट में ऑफ रॉकेट में न्यूटन थर्ड लॉ तो यूज होता ही होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज होता है, बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, फिर बी देखते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ मड गार्ड्स ओवर द व्हील ऑफ अ मोटर बाइक, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऑब्वियसली जो मड गार्ड पे जो मड निकली है वो निकल जाएगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया तो है, इनर्शिया बेसिकली बहुत टाइप की होती है, इनर्शिया का मतलब रेजिस्ट करना, दैट इज फाइन। बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो सब खाली डिपेंड करता है कि बॉडी मोशन कैसा कर रही है, बाकी कॉन्सेप्ट इज सेम ऑफ इनर्शिया। अगर सी देखेंगे, सी में क्या दिया है बच्चों, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम गन, तो ऑब्वियसली न्यूटन थर्ड लॉ तो लगेगा ही, फायरिंग करे तो एक्शन रिएक्शन तो आना ही आना है। और कौन सा भी आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो तो लेते हैं हम फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जब बुलेट फायर करते हैं तो। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन 11 इज डन, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अगेन इट्स अ स्टेटमेंट क्वेश्चन ओनली, तो मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं, नो नीड ऑफ बोर्ड, बट देखते हैं। if statement 1 says that if you push a massive truck parked along the roadside it will not move, yes, अगर बहुत, ये तो मैंने क्वेश्चन ऐसा टाइप का करवाया था, तो बच्चे वाला क्वेश्चन, जो बच्चा बोला था, एक स्टूडेंट बोलता है, तो ऑब्वियसली बस ट्रक विल नॉट मूव। अरे मैंने एनसीईआरटी में करवा लिया, मतलब लास्ट लेक्चर नंबर 5th या 6th में करवाया, लेक्चर नंबर 5th में जो एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स करे उसमें सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ट्रक बहुत बड़ी है, आप थोड़ी सी फोर्स लगाओ थोड़ी ना ट्रक निकलने वाला है। हाँ, आप खुद को खाली समझते हो कि नहीं सर बहुत पावरफुल है तो ट्रक मूव कर सकते हो, खुद को एवेंजर समझते हो तो कर सकते हो, खुद को शक्तिमान मानते हो तो ट्रक मूव कर सकते हो, बाकी थोड़ी ना मूव होगी ट्रक, यार क्या मजाक है। ठीक है, सेकंड इज टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स एक्टेड ऑन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट कैंसल ईच अदर। टू ऑपोजिट एंड इक्वल forces acted on two bodies in contact cancels each other. No, statement 2 is not correct. Two opposite equal force acting on two different bodies will not cancel each other.
अरे ये ट्रक, ये क्या बोल रहा है, ये ट्रक, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ट्रक पे ये बंदे ने फोर्स लगाई, दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन, और वो एक्शन कहाँ गई, सरफेस पे गई, और सरफेस ने क्या लगाई, रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन आई दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, वो कहाँ से आई, सरफेस की वजह से, और ये दोनों ने बैलेंस कर दिया अपने आप को, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत हाई होगी, बड़ी ट्रक है तो कार मूव नहीं होगी या ट्रक मूव नहीं होगी। अगर ये बंदा है, ये बाहुबली बंदा, ठीक है, इसने क्या किया, एक्शन यहाँ पर अप्लाई किया, तो उसको खा लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगेगी। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट को अगर मैं पढ़ रहा हूँ और जो मैं समझ रहा हूँ वो ये बोल रहा है कि ये एक्शन फोर्स और ये रिएक्शन फोर्स दोनों अलग अलग बॉडी पे और दोनों कैंसिल कर रही है, तो क्या कैंसिल कर रही है, नहीं कर रही है, कैंसिल ये और ये कर रही है। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Force F is acting on a particle of mass is indicated by the force time graph. The change in momentum of a particle over the time period from 0 to 8 सेकेंड इज, ओके, तो मोमेंटम पूछा है, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है। मुझे पहले ये बताओ, ये फोर्स का और ये टाइम का ग्राफ, पहले बताओ स्लोप क्या होगा। स्लोप इज वाई अपॉन एस, इज फोर्स अपॉन टाइम। तो कुछ मिल रहा है वैल्यूएबल, नहीं मिल रहा है, वैल्यूएबल कुछ नहीं मिल रहा है, छोड़ दो उसको। ठीक है, अब फाइंड करो एरिया अंडर द कर्व। अगर देखो बच्चों ऐसा कोई ग्राफ का क्वेश्चन है तो स्लोप या कर्व, एरिया अंडर द कर्व से ही कुछ ना कुछ मिलेगा। व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व, ऑन ऑब्वियसली ऑन एक्स एक्सिस, नॉट ऑन वाई एक्सिस। वाई नॉट ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ही क्यों लेते हैं, आपको पता है वाई एक्सिस पे लेंगे तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी हर एक टाइम के लिए, पर वो जो जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि हर एक टाइम के लिए फोर्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट, तो वाई एक्सिस पे लेंगे तो गलती हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे लेंगे तो क्या होगा, फोर्स विल बी कंसिडर्ड ऑल द टाइम विल बी डिफरेंट एंड इट इज परफेक्टली फाइन। ये मैंने एक्सप्लेन किया मोशन के चैप्टर में, मेरी वीडियोस देख लेना आगे। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व मतलब क्या करो, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो, छोटी सी पतले सी स्ट्रिप, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया, है ना, ये वाला फोर्स, और ये क्या हो गया, टाइम। तो व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगी, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, अरे फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो फोर्स इनटू टाइम करोगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो गोल्डन वर्ड्स में, ये मार्क कर लो, एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ऑन एक्स एक्सिस गिव्स चेंज इन मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर ये हमें पता चल गई कि ये चीज देता है तो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमें पूछा कि चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, देखो तो अब तो इजी हो गया, आपके पास ग्राफ है, देखो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। उसने पूछा व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम 0 to 8 सेकंड में, तो जितना भी एरिया वो फाइंड कर लो। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, तो पहला कर्व क्या है, ट्राइंगल, देखो 0 to 2 में ट्राइंगल बन रहा है, इसका बेस कितना है 0 to 2, दैट इज हाफ, इंटू बेस इज 2, एंड द हाइट इज हाउ मच, 0 to 6 जा रही है 6, पॉजिटिव, बिकॉज वो अपर साइड है तो पॉजिटिव होगा। अब सेकंड क्या है, रेक्टेंगल है, कितना है 2 से 4, 2 से 4 में देखे तो 2 to 4 कितना है, बेस है, दैट इज 2, और हाइट कितनी है, 0 से -3 तक जा रहा है, नीचे जा रहा है -3, ओके प्लस। फिर अगेन एक रेक्टेंगल है 4 से 8 में, उसका बेस कितना है 4 to 8, दैट इज 4, और हाइट कितनी है 3, +3 ऊपर जा रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा मोमेंटम, ये 2 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 6 6 6 -6 +12, आंसर इज 12 न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड, तो आंसर इज 12, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 12। अच्छा क्वेश्चन है ना ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजी है, बट प्यारा क्वेश्चन है। ओके ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Let's go for the question number 14. What is question number 14? Rahul is traveling in a bus moving at a constant speed of 50 meter per second. Bus की speed constant है, चलो। At one point of his journey, he throws a ball vertically upward to the height of 40 centimeter. The ball will fall a short distance, a long distance behind the wheel. Okay, fine. ये क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो मैंने ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी और एग्जाम प्लानर में, लास्ट वीडियो में ही, लेक्चर नंबर 6 में है, एग्जाम प्लानर में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आप देखोगे उसने कॉइन का इस्तेमाल किया, इसने बॉल लिया, उसने कॉइन एक्सप्लेन किया, बॉल लिया है। अगर लेट्स से ये बंदा है ना, ये बॉल है, उसके उस बॉल को थ्रो करता है अपवर्ड,
ठीक है, तो तीन चीजें पॉसिबल है, वापस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीन चीजें पॉसिबल है, या बॉल या कॉइन जो भी है, यहाँ पर बॉल है, बॉल बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, वो बैकवर्ड चला सकता है, या तो बॉल सेम जगह पे आएगा, सेम प्लेस पे आएगा, या तो ऐसा जाएगा पीछे, या तो सेम प्लेस पे आएगा, या तो बॉल फॉरवर्ड जाएगा। अब ये कैसे होगा? अगर एक्सेलरेशन आगे गई, अगर ये कार या बाइक या ट्रेन जो भी है, या भी अगर ये एक्सेलरेट की यहाँ पर, ठीक है, अगर वो एक्सेलरेट की, तो वो बॉल कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। अगर वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुई इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कहाँ पर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव हुई, तो बॉल कहाँ गिरेगा? बैकवर्ड। ऑब्वियसली सूडो फोर्स पीछे लगेगा। और आप खुद ही सोचो कि जब ये फील करना है कभी भी, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया फिर भी वापस कर रहा हूँ, ये फील करना है, गाड़ी चल रही, गाड़ी एक्सीलरेटर, सडनली एक्सीलरेटर, हम कहाँ चलेंगे? पीछे, तो बॉल भी कहाँ जाएगा? पीछे। थ्रो किया, बॉल पीछे चला गया। फॉरवर्ड कब जाएगा? हम गाड़ी चलाएगा, अचानक ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगा दी, तो हम आगे चले जाते हैं। तो यहाँ ये कब होगा? एक्सीलरेशन जब होगी बट नेगेटिव होगी, दैट इज एक्सीलरेशन कहाँ पर होगी? बैकवर्ड होगी। क्यों? यहाँ पर हमने क्या मारा? एक्सीलरेट किया। यहाँ पर हमने क्या लगा दी? ब्रेक लगा दी। पर अगर देर इज नो एक्सीलरेशन, दैट इज जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी जीरो है, तो सेम प्लेस पे आएगा। और इस कंडीशन में उसने क्लियरली बोला है, द कार इज मूविंग विद, कार है जो भी है, बस इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉल कहाँ पर गिरेगा? सेम प्लेस पे आएगा। सेम। कितना इजी हो गया देखो, ये कितना प्यारा सा चीज समझा। अरे बहुत प्यारी चीज है ये बहुत मस्त चीज है। अगर इसको समझ लिया ना, मजा आ जाने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, वरना तो ऐसे खुजाते रहोगे सिर, कैसे करे, नहीं आएगा। ये अगर इतना समझ लिया, बढ़िया, मजा आ गया। द आंसर इज एट द सेम स्पॉट वेर ही स्टैंडिंग, ऑप्शन डी। चलो लास्ट क्वेश्चन, हम पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों आखिरी पड़ाव में हमारे। और आखिरी पड़ाव का प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये रहा आपके सामने। आ गया? आ गया? मुझे नहीं पता क्या, तो मुझे थोड़ी पता है, एडिटिंग में पता चलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 प्यार से करिए, एटलीस्ट मेरे लिए, जस्ट फॉर मी, कि मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। ये पूरी चैप्टर की आखिरी, ये सीरीज की आखिरी लेक्चर का आखिरी टाइम मेरे लिए पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए, प्लीज एक बार ट्राई करिए। ठीक है, करोगे ना? चलो, ओके। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा, क्योंकि आपने पॉज किया होगा, आप सबने ट्राई किया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। ठीक है, थ्री आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास। अरे उसका सोल्यूशन देखोगे ना, अगर कोई बुक पे दिया हो या कहीं पर, बहुत अजीब से सोल्यूशन दिया है। और मैं जो सोल्यूशन देने वाला हूँ बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल होगा। चलो देखते हैं क्या दिया है। देर इज अ सरफेस, ओके, देर इज अ थ्री बॉल ऑफ आइडेंटिकल मास। देखो वो मास चेंज भी हो सकता है कभी कभी, यहाँ पर आइडेंटिकल है, किसी और केस में सेम नहीं भी हो सकता, तो इसलिए रट्टा मत मारना, इसको समझना। यहाँ पर हमने क्या लगाया? फोर्स। ये एक्स बॉल है, ये वाई, और ये जी, ऐसा ही है ना कुछ। फोर्स यहाँ पर एफ लगाया ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, देयर इज नो फ्रिक्शन, आइडेंटिकल बॉडीज भी है। तो फिर एबीसीडी क्या है? मतलब नेट फोर्स ऑन एक्स इज एफ फोर्स अप्लाइड। तो बेसिकली हमें फोर्स फाइंड करना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल फोर्स कितना लग रहा है, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू से। ठीक है ना? मुझे ये बताओ, खाली मुझे खाली इतना बता दो, इतना बता दे। ठीक है, गा नहीं पाऊंगा गाना, अरे आवाज बेकार है, अभी तो वैसे भी आवाज डाउन है। मुझे खाली इतना बताओ, बॉल को क्या करूंगा? पहले मैं सेपरेट कर दूंगा। ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई, ये जेड। हाँ माना सेम मास, सेम साइज, सब सेम है, सेम आइडेंटिकल बॉल्स। मुझे बताओ, ये मैंने क्या फोर्स किया? अप्लाई एफ किया। अरे डायरेक्टली एफ एक्स पे ही जा रहा है ना। हाँ माना ये तीनों पे अप्लाई होगा, ये खाली एक्स पे अकेले पे नहीं होगा, ये तीनों पे अप्लाई होगा। बट अभी तो एक्स, ये वाला फोर्स एक्स पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक फोर्स एक्सपेक्ट करवा रहा हूं, तो इसका कुछ असर तो यहाँ जाएगा। सर कुछ क्यों, पूरा भी जा सकता है? हाँ पूरा भी जा सकता है, आई डोंट नो। पर अगर कभी भी हम ट्रांसफर करते हैं इसकी एक्शन, इसकी इसके ऊपर, अगर एक्शन यहाँ पर होगी और सेम एक्शन यहाँ पर ट्रांसफर करनी है हमें, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरी जा रही है, हमें नहीं पता। शायद ऐसा भी हो सकता है फोर्स ऐसे जा रहा था, इसलिए पूरी की पूरी फोर्स यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुई। तो हम क्या बोलेंगे? इसका जो एक्शन है वो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। कितना हुआ? लेट से F1। ये हमारी एक्शन होगी, एक्शन ऑफ एक्स ऑन वाई, यही हुई ना, एक्शन ऑन एक्स ऑफ वाई। अब ये एक्शन कर रहा है, एक्स वाई पे एक्शन कर रहा है, कितना? F1 से। ये F1 शायद पूरा F भी हो सकता है, ये तो कम भी हो सकता है, डोंट नो। तो ये एक्शन हो गया, तो ये क्या करेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
ये क्या होगा, रिएक्शन फोर्स ऑन एक्स बाई वाई। ठीक है, एक्शन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो बाई एक्स ऑन वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर, ये बात ये समझ में आ गया। ये फोर्स इस पे अप्लाई हुआ, ये एक्शन होगी, इस पे रिएक्शन अप्लाई कर दी। अब ये y पे इतनी फोर्स लगी और y कांटेक्ट किसके साथ कर रहा है, z पे, तो ये z पे भी कुछ एक्शन अप्लाई करेगा, यस और नो, कितनी करेगा सर, f1 करनी चाहिए, हमें नहीं पता, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते पूरी पूरी f1 जाएगी, तो वी डोंट नो, तो वी विल से f2 जा रही है। ये क्या हो गई, एक्शन ऑफ y ऑन z और बाई y। ठीक है, बाई y ऑन z, अगर एक्शन लगी तो ये क्या बोलेगा, तूने मेरे पे एक्शन की, मैं तेरे पे क्या कर दूंगा, रिएक्शन, इट इज f2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, that will be reaction by z on y। ठीक है, क्लियर, ओके, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है वाली चीजें, एक्शन रिएक्शन, बट आपको क्लियर हो जाए कि ये क्यों आई, इसीलिए लिखवा रहा हूं, बाकी हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, ये तीनों के तीनों ये फोर्स से ही मूव कर रहे हैं, हाँ इंटरनली बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं बिकॉज वो कांटेक्ट में है, तो एक्शन रिएक्शन लगेगा, पर अगर मैं पूरे तीनों को एक सिस्टम ले लूं, ये पूरे तीनों को सिस्टम ले लूं, और यहाँ पर नेट फोर्स कितनी लग रही है पूरे सिस्टम पे, यही लग रही है, तो ये क्या करेगी, एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी, कितनी करेगी, यहाँ पर लेट से ए एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। तो अगर इसमें ए है तो इसमें भी ए एक्सेलरेशन, इसमें भी ए एक्सेलरेशन, मानते हो नहीं मानते हो, इसमें भी ए एक्सेलरेशन, इसमें भी है, इसमें भी ए, और एक्सीलरेशन कितनी होगी, अगर क्वेश्चन नहीं होता व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स इज मास, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारी सिस्टम है, तो नेट फोर्स सिस्टम पे कितनी लग रही है, कैपिटल एफ, व्हाट इज टोटल मास 3m इनटू एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, f by 3m, बट वो एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, अगर पूछता तो f by 3m इज द आंसर, f by 3m इज द आंसर, बट वो एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा, तो मैं ये नहीं फाइंड कर रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं, अगर वो पूछता तो ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करनी है, फोर्स, नेट फोर्स इस पे कितनी एक्ट कर रही है, नेट फोर्स ऑन एक्स वो कितनी है, नेट फोर्स ऑन वाई कितनी है, और नेट फोर्स ऑन जेड कितनी है, मुझे ये फाइंड करना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, नेट फोर्स ऑन एक्स कितनी होगी बताओ, मास ऑफ द एक्स इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द एक्स, तीनों का एक्सीलरेशन कितना होगा, इतना ए ही बराबर होगा, बिकॉज जितना ये मूव करेगा उतना ये मूव करेगा, इतना ये मूव करे, तीनों भी एक साथ ही मूव करेंगे, और मास भी कौन सा, तो एम ए हो गया। मुझे बताओ नेट फोर्स ऑन वाई कितनी लगेगी, मास ऑफ वाई इनटू एक्सीलरेशन ऑफ वाई, यहाँ पर भी मास इज एम ओनली, एक्सीलरेशन इज ए ओनली, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन जेड, एम जेड ए जेड, मास इज एम, ए इज ए। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इतना इजी नहीं, इतना लंबा जाएगा, कॉन्सेप्ट अगर है तो आंसर आएगा ही आएगा, तीनों में एम ए एम ए एम ए, मतलब कि क्या ना, इसे net force on x is equals to net force on y equal to net force on z, ये तीनों सेम है। what is net force on x, f minus f1, सर f1 minus f क्यों नहीं, मैं लेता हूँ जो यहाँ जा रहा है वो पॉजिटिव, जो उसके ऑपोजिट जा रहा है वो नेगेटिव, तो नेट फोर्स ऑन x क्या होगा, f minus f1, y पे क्या है, f1 minus f2, z पे क्या है, ओह खाली f2, अरे z पे खाली f2 ही लग रही है, देखो है ना, सब फोर्स बराबर है, सब फोर्स क्या है, बराबर, क्लियर, चलो डन डन डन, ओके। अब हम क्या करें, इसको कंपेयर करते हैं इंडिविजुअली, ये तीनों फोर्स बराबर है, ओके, तो कहना इससे F1 माइनस F2 इज F2, तो कहना इससे F1 इज 2F2 और F2 इज F1 बाई 2, क्लियर, चलो ठीक है, अब हम ये लेते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, ये 1 ये 2 ये 3, हमने क्या कंपेयर किया, 2 एंड 3 को कंपेयर किया। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं 1 एंड 2 को, लेट्स कंपेयर 1 एंड 2, तो व्हाट इज 1, f1 माइनस सॉरी f माइनस f1 इक्वल्स टू f1 माइनस f2। ठीक है, f माइनस f1, f1 इज f1, व्हाट इज f2, माइनस f1 बाई 2। अब ये f1 को बाहर लेके जाता हूँ, f इज f1 प्लस f1 माइनस f1 बाई 2, 2f minus 1 by 2, that is 2 minus 1 by 2, 4 minus 1 by 2, that is 3 by 2, तो f क्या बन गया, 3 by 2 f1, और f1 क्या बन गया, 2f by 3। ठीक है, f1 क्या बन गया, 2f by 3, अरे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यार, नेट फोर्स
मैंने क्या किया, एक्शन रिएक्शन कर लिया, फिर नेट फोर्स फाइंड किया, मुझे पता चला नेट फोर्स तीनों में सेम है बिकॉज मास सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है, तो सब कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से मिल गया F1 इज 2F/3। अगर F1 2F/3 है, कैन आई इरेज दिस, कैन आई इरेज दिस? अगर F1 2F/3 है तो व्हाट इज F2? F2 मुझे पता है F1/2 है। व्हाट इज F1? 2F/3/2, 2 कैंसिल, दैट इज F/3। तो मुझे F1 की वैल्यू पता चल गई, F1 इज नथिंग बट 2F/3। मुझे F2 पता चल गई, दैट इज F/3। ठीक है, मुझे ये दोनों पता चल गया। तो कैन आई फाइंड नेट फोर्स ऑन एक्स? ठीक है, नेट फोर्स ऑन एक्स क्या है हमारा? F, यही है ना, F माइनस F1, F minus F1, और what is F1? 2F/3, so that will be F/3. What is net force on Y? F1 minus F2. What is F1? 2F/3. What is F2? F/3. The answer is F/3. ठीक है, what is net force on Y, XYZ side? That is F2 only. And what is F2? F/3. तो तीनों पे नेट फोर्स कितनी है? बिल्कुल बराबर, दैट इज F/3, F/3 एंड F/3। अरे मैंने क्या किया, एक्शन रिएक्शन फाइंड किया, फिर नेट फोर्स फाइंड किया, नेट फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, मास सेम एक्सीलरेशन, अब बस खाली कंपेयर करके F1 और F2 की वैल्यू लेकर आया इन टर्म्स ऑफ F, बिकॉज F इज गिवन, F इज अ गिवन फोर्स, व्हाई आई एम गेटिंग ऑल द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ F, बिकॉज F इज गिवन। ठीक है, तो मैंने ये फाइंड किया, तीनों पे F/3 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 है। तो चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन, ऑप्शंस। नेट फोर्स ऑन एक्स इज F, नेट फोर्स ऑन एक्स इज F, नेट फोर्स एक्स F, और हो ही नहीं सकती F, क्योंकि अगर ये फिजिकली फील करो, अगर आप फोर्स F लगाओगे यहाँ पर ऐसे, तो ये दोनों तो रेजिस्ट करेंगे, यहाँ पर Y और Z उसको रेजिस्ट करेंगे X को, नेट फोर्स F पे F हो ही नहीं सकती, उससे कम ही होगी, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, रॉन्ग ही है। मतलब अगर एक बिना करे भी आप क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का, सर नहीं आता कुछ भी, खाली थोड़ा दिमाग, तो F ए तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता। लेट्स गो फॉर बी, फोर्स अप्लाइड बाई X ऑन Y, फोर्स अप्लाइड बाई X ऑन Y, फोर्स अप्लाइड बाई X ऑन Y कितना है? F1 है, वो कितना है? F/3। नहीं, F1 कितना आ रहा है? 2F/3 आ रहा है, यही तो है फोर्स अप्लाइड बाई X ऑन Y, जो ये X Y पे कर रहा है वो कितना कर रहा है? F1 हमने लिया था, यही तो लिया था F1, और F1 कितना है? 2F/3, नॉट F/3। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इसलिए आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन, force applied by y on z is equals to force applied by y on z कितना है? F2 is equals to net force on x. Yes, F2 is equals to net force on x, that is F/3 F/3, तो option C is correct. D, net force on y is equals to 0, अरे net force on y कितना है? 0 नहीं है, F/3 है, that is wrong। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो आई होप मैंने पूरा कॉन्सेप्ट और पूरे सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से करवाए। अगर कहीं पर कोई कमी रह गई है, आपको लगता है कि सर यहाँ पर और कुछ ऐड कर सकते हो या इससे कुछ बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आई एम रियली रेडी फॉर योर फीडबैक। और पूरे ध्यान से देखिए, मजे लेके देखिए, एंजॉय करिए और सीख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा न्यू चैप्टर पे। आफ्टर दिस चैप्टर वी गोना स्टडी ग्रेविटेशन ऑफ ग्रेड 9, फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर वर्क एनर्जी पावर, देन साउंड, फिर जाएंगे ग्रेड 10th में, फिर ग्रेड 10 के ऑल चैप्टर्स कवर करेंगे, देन विल गो टू ग्रेड 11th, फिर देन विल गो टू ग्रेड 12, फिर नीट, फिर JEE, पूरी सीरीज आएगी, धीरे धीरे आएगी। आई एम श्योर इट विल टेक टाइम, 1-2 साल का पूरा सफर होगा लंबा सा। आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना फास्ट हो उतना फास्ट बना के अपलोड करूं, पर मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, मेरे काम की भी कुछ लिमिटेशन है। बट ठीक है बच्चों, आपके लिए सब कुछ आएगा, जस्ट वेट करिए और जितना भी आ रहा है उसको मजे लेके पढ़िए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।